स्वामी जी के पास आता हूं। स्वामी जी, ये तो सबको पता है कि पीएम एक कमजोर व्यक्ति हैं। ये ऐसे पीएम है जो कभी भी इस किस्म के बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं जिससे उनकी अपेक्षा की जाए। आप उस पे मत जाइए कि बालाकोट उन्होंने किया, वो कैसे बालाकोट किया सबको पता है। वो जरा उनकी हिम्मत तो एक बालाकोट और करके दिखा दे और पूरे हिंदुस्तान का भी विनाश सामने खड़ा होगा उसके बाद, क्योंकि वहां मुकाबला जो है पीओके के अंदर इस बार चाइना से है, पाकिस्तान से नहीं है। और एक आर्मी जनरल ने एक स्टेटमेंट दिया अभी रिसेंटली, मैंने उसको कोट भी किया है एक्चुअली एक एपिसोड में, कि अगर इस बार दूसरा बालाकोट हुआ तो पहले तो पूरी रात अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जाग के काउंटर अटैक बचा दिया था, पूरा युद्ध ही बचा दिया था कि युद्ध ना हो। लेकिन इस बार उनका जवाब कन्वेंशनल वेपन से नहीं होगा, टैक्टिकल वेपन से होगा। टैक्टिकल वेपन इज स्मॉल टाइप ऑफ हिरोशिमा नागासाकी टाइप बॉम्ब सर, वो उससे जवाब देंगे। और ये तब भी यूज होने वाला था और पाकिस्तानी अब ओपन से कह चुका है हमने सजाने के लिए नहीं रखे हैं, आपकी हिम्मत है तो एक बालाकोट और कर लो, हम जवाब देंगे। और मैं ये भी मान के चलता हूं एक परमाणु शक्ति को दूसरी परमाणु शक्ति से युद्ध नहीं करना चाहिए, और सामने वाली परमाणु शक्ति का नाम अगर पाकिस्तान है तो यकीन मानिए अगर हमारे पास 160 बॉम्ब है तो उनके पास 175 है। ये स्टॉकहोम की सिपरी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। कमजोरी तो है, हर हर समस्या से भागते नजर आते हैं। जमीन से कुछ लेना देना नहीं है, जमीन की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हां, आग तो हर जगह लगी है और उसे कुछ बोलना नहीं है, और संसद से भी भागते हैं। अखिल स्वामी जी। देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है जो आपने कहा कि मोदी जी को एडवर्सिटी से परहेज है, वो उससे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो एडवर्सिटी को तैयार करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको ये मुनासिब लगता है कि जितनी ज्यादा विद्वेष हो, जितनी ज्यादा आग लगी हो, जितना प्रतिकूल वातावरण हो। अब आप सोचिए, अगर शेर और मगरमच्छ की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? कुछ कहेंगे कि शेर जीतेगा, कुछ कहेंगे मगरमच्छ जीतेगा। असली मुद्दा यह है कि अगर लड़ाई पानी के अंदर होगी तो मगरमच्छ जीतेगा और जमीन पे होगी तो शेर जीतेगा। अगर लड़ाई एक सुअर की होगी तो वो कीचड़ में खरींच के ले जाएगा, क्योंकि उसका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो कीचड़ है, और आप जानते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है। अब देखिए गेम किस प्रकार से बनाया गया है। मणिपुर में राहुल गांधी गए कुकी एरियाज में, क्योंकि प्रताड़ित वहां पे हैं कुकी एरियाज, और कुकी की पॉपुलेशन है कम, वो अल्पसंख्यक हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि जो भी आदमी चाहता है कि शांति स्थापित हो वो अल्पसंख्यकों के साथ जाके खड़ा होता है। तो राहुल गांधी अल्पसंख्यकों के साथ जाके खड़े हुए कुकी एरियाज में गए। अब प्रचारित क्या किया जा रहा है कि वो देखिए कुकी समर्थक हैं, और कुकी जो है ओपीएम का काम करते हैं, और ये क्रिश्चियंस हैं और हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो उनको एडवर्सिटी पसंद है। मोदी जी को ये अच्छा लगता है कि जिस प्रकार से अब ये मेवात में हो रहा है। खैर मेवात के अंदर स्थिति थोड़ी बदल गई कि वहां राजपूतों ने, गुर्जरों ने और जाटों ने, तीनों ने यह प्रण लिया कि हम अल्पसंख्यकों पे अत्याचार नहीं होने देंगे, क्योंकि मेवात का जो अल्पसंख्यक है वो बाकी एरियाज के अल्पसंख्यकों से थोड़ा सा अंतर है। वो हिंदू रीति रिवाजों को भी पालन करता है और मानता है कि उनके यहाँ वो लोग हिंदू से कन्वर्टेड है, और वहां पे जो प्रेम है जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों का है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। वहां इनकी दाल नहीं गली, और वहां पे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा समूह अल्पसंख्यकों के साथ जाके खड़ा हो गया। देखिए इनको इस प्रकार की एडवर्सिटी क्रिएट करने में इनको माइलेज मिलता है। अगर इनको ये माइलेज, देखिए ये कांग्रेस के साथ, विपक्ष के साथ सबसे बड़ा चक्रव्यूह का प्रश्न है। अगर वो अल्पसंख्यकों के संदर्भ में कोई भी सहानुभूति दिखाएं तो उनका ये प्रोपेगेंडा प्रूव होता है कि ये माइनॉरिटी के समर्थक हैं और हिंदुओं का नेग्लेक्ट करते हैं, ये प्रूव हो जाता है। न करें तो ओवैसी साहब बैठे हैं अल्पसंख्यकों को ले जाने के लिए, और हिंदुओं की नेचुरल पार्टी बीजेपी है, तो कांग्रेस और इंडिया खत्म हो जाती है। जो ओवैसी साहब हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं बीजेपी के, मुसलमानों के, देखिए आपके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं है, मैं हूं, तो 15% वोट मैं ले जाता हूं, 85% बीजेपी ले जाए और इंडिया खत्म हो जाए। ये इन लोगों का षड्यंत्र है। अब इस षड्यंत्र से निकला कैसे जाए?
तो वास्तविकता में जो राहुल गांधी की रणनीति थी, क्योंकि ये चक्रव्यूह इन लोगों का इतना गहरा था, किसी भी रणनीतिकार के लिए इससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन आज की तारीख में जैसे बिलाल साहब ने कहा और राजेश जी ने कहा, वास्तविकता में अब बहुसंख्यक ऊब गया है। अब बहुसंख्यकों को, हिंदुओं को ये लगने लगा है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, 300 रुपए का टमाटर मिल रहा है, 700 रुपए का जीरा मिल रहा है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमारे बच्चों को तो आप गड़ासे लेके और फरसा लेके मस्जिदों के सामने भेज देते हैं और अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं। अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल के 80% मंत्रियों के बच्चों का बैकग्राउंड निकालें, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा है, कोई येल में पढ़ रहा है, और 1-1 करोड़ की फीस दे रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है? तनख्वाह तो 2-2.5 लाख रुपए महीना है और ये 2.5-2.5 3-3 करोड़। तो बेसिकली हिंदुओं का मूर्ख बनाया जा रहा है, हिंदुओं का उल्लू बनाया जा रहा है। और हिंदुओं को ये बात समझ में आ रही है कि देखिए, हिंदू और मुसलमान जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। आप काशी चले जाइए, आप मथुरा चले जाइए, आप अयोध्या चले जाइए, वहां पे जितने भी मंदिर में मालाएं और फूल चढ़ाए जाते हैं वो मुसलमान बनाते हैं, जितने भी मां की सरस्वती और दुर्गा की मूर्तियां बनाई जाती हैं वो मुसलमान बनाते हैं। अब कैसे अलग कर देंगे उन शिल्पकारों को आप? लेकिन क्योंकि उनको भड़काया गया है, क्योंकि उनको मत भ्रमित किया गया है, और ये सब, अच्छा ये भी देखिए आप, जो ये लोग जो जा रहे हैं, जुलूसों में जा रहे हैं और ये जो बेहूदगियां कर रहे हैं, ये क्या अपर मिडिल क्लास के और अपर क्लास के हिंदूज हैं क्या? ये लोअर क्लास के और लोअर मिडिल क्लास के हिंदूज हैं जिनको बरगलाया गया है। अब इनके माता पिताओं को ये समझ में आ गया है कि भाई आपको ये भ्रमित कर रहे हैं, मुसलमानों को एक काल्पनिक शत्रु इन्होंने बना दिया है। आपके एक कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा था, जितने भी पैनलिस्ट हैं, अगर आप उन लोगों की लिस्ट बनाए जिन्होंने जीवन में सबसे ज्यादा आपको कष्ट दिया है, बिलाल साहब की जो लिस्ट होगी 100 में से 90 मुसलमान होंगे, और हम जो बाकी यहाँ 6 हिंदू बैठे हैं 100 के 100 हिंदू होंगे, और 100 के 100 में से 70% हमारे परिवार के होंगे और 80% हमारे गोत्र के होंगे। अरे हमारे को मुसलमानों से क्या लेना देना, उनसे हमें क्या परेशानी है? वो बेचारे अपने इलाकों में रहते हैं, हम अपने इलाकों में रहते हैं, एक दूसरे का कभी जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ गई। हमारे हित जो टकराते हैं वो हिंदुओं के हिंदुओं से टकराते हैं, मुसलमानों के मुसलमानों। अगर आप एक डाटा निकलवा लें, जितनी भी हत्याएं हुई हैं उसमें 80% हत्याओं में हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा होगा, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा होगा, क्योंकि वहां पे जर जोरू जमीन की लड़ाई है। हिंदू मुसलमानों में लड़ाई इन्होंने काल्पनिक लड़ाई बनाई है, और जनता को ये बात समझ में आ गई है कि ये हिंदुस्तान को बर्बाद करके छोड़ देंगे। इसलिए जो हमारा एक बंधुत्व की भावना है उसकी तरफ लौटना ही श्रेयस्कर है। जी, मैं